गुड इवनिंग क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हमारा लेक्चर नंबर 23, पर्सपेक्टिव ऑन स्टडी ऑफ कास्ट सिस्टम, जीएस गुरे, एमएन श्रीनिवास एंड लुई डुमो। सो ऑलरेडी हम आपको अगर देख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था भी जो पेपर 2 का सिलेबस है ये हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो हमने जो पहला चैप्टर कवर कर लिया है, सेकंड चैप्टर ख़त्म कर लिया है, थर्ड चैप्टर ख़त्म कर लिया है और हमारा अब फोर्थ चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमने ये जो टॉपिक्स हैं कास्ट सिस्टम की, मैंने आपको पहले जो 2 लेक्चर्स हैं उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन बताई है और डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस बताई हैं। तो अब हम देखेंगे भी जो कास्ट सिस्टम है, पर्सपेक्टिव ऑन स्टडी ऑफ कास्ट सिस्टम, जीएस गुरे का क्या पर्सपेक्टिव है, एमएन श्रीनिवास का क्या पर्सपेक्टिव है, लुई डुमो का क्या पर्सपेक्टिव है और एंड्रे बाते का क्या पर्सपेक्टिव है। तो हम इसमें अभी जैसे ये पर्सपेक्टिव ऑन स्टडी ऑफ कास्ट सिस्टम जीएस गुरे, तो जीएस गुरे का जो मेरा देखोगे अगर लेक्चर नंबर जो 3 है इसी सीरीज का पेपर 2 का, तो उसमें मैंने कास्ट सिस्टम को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो आप वो वाला लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता भी जो एक हमारा एक प्रीशियस टाइम है वो दोबारा सेम टॉपिक को पढ़ाने में जाए। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बहुत डिटेल में करवाया हुआ है। एंड सेम थिंग गोज फॉर एमएन श्रीनिवास। तो एमएन श्रीनिवास का अगर लेक्चर नंबर 26 है तो आप देखोगे भी जो मैंने पर्सपेक्टिव ऑन कास्ट सिस्टम, तो कास्ट सिस्टम के लिए डिफरेंट जो उन्होंने बताया था, रिचुअल हायरार्की, सेकुलर हायरार्की, वेस्टर्नाइजेशन, और एक इन्होंने और फिनोमेना दिया था सोशल मोबिलिटी के लिए जो कास्ट सिस्टम में है, वेस्टर्नाइजेशन का फिनोमेना दिया था और एक संस्कृताइजेशन का फिनोमेना दिया था। अपार्ट फ्रॉम दिस डोमिनेंट कास्ट का भी फिनोमेना दिया था। जब इन्होंने बिसीपुरा विलेज स्टडी की थी तो इन्होंने अलग अलग जो सोशल ऑब्जर्वेशन, सोशल थ्योरीज विद रिस्पेक्ट टू कास्ट सिस्टम दी थी, तो जो ऑलरेडी मैंने जो लेक्चर नंबर 6 में कवर की हुई हैं। तो अभी हमने देखना है लुई डुमो की जो स्टडी है कास्ट सिस्टम की, तो वो हमें इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जो फर्स्ट स्लाइड है, जो बेसिक मैंने एक बायोग्राफी क्या थी, तो ये मैंने दिया हुआ है नोट्स में, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। तो मेजर कंट्रीब्यूशन अगर मैं लुई डुमो की बात करता हूँ, तो मेजर कंट्रीब्यूशन सोशियोलॉजी को क्या है, तो उनका जो मेथड था, मतलब सोशियोलॉजी क्या है, बेसिकली द स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो उनका जो मेथड था वो क्या कहता है भी किसी भी सोसाइटी को स्टडी करना है तो आप उसकी देखो सिविलाइजेशनल एनालिसिस करो, कल्चरल एनालिसिस करो, भी कल्चर क्या कहता है, तब आपको स्टडी करना इजी हो जाएगा। तो जैसे कि अगर आप देखोगे लुई डोमो की जो अगर मैं थ्योरी का जो उन्होंने कास्ट सिस्टम की थ्योरी का क्रक्स बताया, तो वो क्या कहते हैं, वो यही कहते हैं भी जो इंडिया की कल्चर है, आप कितना भी कह लो भी कितनी सोशल मोबिलिटी है, कितना भी है भी कोई डोमिनेंट कास्ट भी, लेकिन अगर आप कल्चर एनालिसिस करोगे तो ब्राह्मण्स आर सुप्रीम, क्योंकि ये कल्चर में है। क्योंकि उन्होंने कहा है भी वो उनके जो ब्राह्मण्स हैं वो उनके मुख से पैदा हुए हैं, ब्रह्मा के, द सुप्रीम क्रिएटर ऑफ होल ह्यूमैनिटी। तो इसलिए वो ये एक मेजर क्रक्स है। तो इसलिए वो कहते भी आप किसी भी सोसाइटी को स्टडी करना है तो कल्चरल वो स्टडी करो। तो उन्होंने कल्चर कैसे स्टडी होगा, अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो इंडोलॉजिकल स्टडी से, जब हम रिलीजियस बुक्स पढ़ते हैं, स्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं, जो भी एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है उसमें हम देखते हैं। तो वो कहते हैं अगर किसी को सोशल फिनोमिना को आपको हॉलिस्टिकली स्टडी करना है तो आप इंडोलॉजिकल स्टडीज़ को भी फोकस करो। तो उन्होंने यही सब चीज़ों करने के लिए 2 बुक्स लिखी थी, होमो हिरार्किकस। तो इसमें क्या था, इन्होंने कास्ट सिस्टम को डिटेल में स्टडी किया था, विच इज़ द वेरी पर्टिकुलर फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो 1966 में लिखी थी, 1970 में इंग्लिश में। तो एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन था कास्ट सिस्टम का, और उसके बाद इन्होंने एक होमो हिरार्किकस बुक भी लिखी थी। तो होमो हिरार्किकस बुक जो होमो हिरार्किकस इनकी कास्ट सिस्टम की थी, होमो इक्वलिस बुक लिखी थी जो कि रिप्रेजेंट करती थी वेस्टर्न सोसाइटी को, भी हाउ वेस्टर्न सोसाइटी इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम इंडियन सोसाइटी। तो जब ये इन्होंने बुक लिखी थी तो इन्होंने कंसेप्ट ऑफ प्योर इम्प्योर दिया था,
थ्योरी ऑफ वर्नास दी थी, रिलीजियस पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री इन इंडिया के बारे में बताया था, और ये जो है होमो एक्विलिस बुक, तो ये मैं जो आपको बता रहा था इससे पहले लेक्चर में। तो होमो हायरार्किकस अगर देखा जाए, हम क्योंकि कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसी को हमने देखना है। तो होमो हायरार्किकस अगर देखा जाए तो एक बहुत ही सेमिनल वर्क था, द कास्ट सिस्टम एंड इम्प्लीकेशंस, तो 1970s में पब्लिश की थी। तो इसका जो वर्क था बहुत ज़्यादा एक सोशोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कास्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी के क्रिटिसिज्म में आंद्रे बेते ने थ्योरी दी और इसी के मतलब एक इसी को रिफ्लेक्शन होके इसके वर्क के लुई डूमो के एक जो कास्ट सिस्टम की स्टडी है वो और ज़्यादा एक्सटेंसिव स्टडी हुई और ज़्यादा उस पर नई नई थ्योरीज आई। तो उन्होंने जो बताया, उनके जो की कंसेप्ट्स थे, उन्होंने बताया आइडियोलॉजी एंड स्ट्रक्चर। तो लुई डूमो क्या कहते हैं, जो आइडियोलॉजी है, समटाइम इसको बोलते हैं, समटाइम आपको क्वेश्चन आता है भी आइडियोलॉजिकल स्टडी क्या है कास्ट सिस्टम की, तो आपको लुई डूमो के बारे में बताना है। तो लुई डूमो ने बताया भी कुछ आइडियोलॉजी है, जैसे कि आप बोलते हैं हिंदू आइडियोलॉजी, द आइडियाज जो हमारे एक, जैसे आप देखते हो हमारी जो सिविलाइजेशन है वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन, तो जो आइडियोलॉजी है भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइडियोलॉजी क्या है, द हिंदू आइडियोलॉजी। तो हिंदू आइडियोलॉजी क्या कहते हैं, ब्राह्मण्स आर सुप्रीम। तो वो वही कह रहा है भी जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो एक यूनिक आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड है, जो कि क्या है, वो किसको दिखाती है, हायरार्की को रिप्रेजेंट करती है, जो कि ऑपोजिट है एज वेस्टर्न वैल्यूज जो इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं। तो इंडियन सोसाइटी की क्या वैल्यूज हैं, हायरार्की और कलेक्टिविज्म, और वेस्टर्न सोसाइटी की क्या वैल्यूज हैं, इंडिविजुअलिज्म एंड इक्वालिटी। तो आप देखोगे भी मतलब जो ये सोसाइटी है, तो जहाँ पे आप देखोगे दो कंसेप्ट इन्होंने बताए थे, प्योरिटी एंड पोल्यूशन। तो प्योरिटी क्या है भी, जो ब्राह्मण्स हैं वो प्योर हैं, जो ब्राह्मण्स का काम है वो प्योर है, ब्राह्मण्स जहाँ रहते हैं वो प्योर है, ब्राह्मण्स का जो खाना है वो प्योर है। पोल्यूटेड क्या है, जो लोअर कास्ट हैं। तो ये बोलते हैं भी मतलब जो लुई डूमो बोल रहे हैं भी ये एक तरह की उनकी आइडियोलॉजी है जो कि इम्पोज की गई है ऑन द कलेक्टिव इंडियन सोसाइटी, और इसको जो एक कॉग्निटिव हिस्टोरिकल अप्रोच भी बोलते हैं, क्योंकि एक लोगों के माइंड को इम्पैक्ट कर रही है। मीन एक माइंड पे जे आप शुरू से ही लोगों के माइंड में शुरू से बात बिठा देते हैं, कॉग्निटिव हिस्टोरिकल अप्रोच भी। आपको जो कास्ट सिस्टम अगर आप देखोगे तो कास्ट सिस्टम कोई बच्चा जन्म से तो सीख के नहीं आता अभी कास्ट सिस्टम के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करना। तो जो कॉग्निटिवली एक दिमाग में हिस्टोरिकल जो एक प्रैक्टिस चलती है वो कॉग्निटिवली इम्पोज होती है। तो इन्होंने इंडोलॉजी और सोशियोलॉजी को दोनों को मिक्स किया और इन्होंने बताया भी आइडियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और वो आइडियोलॉजी क्या है जो मैंने स्टार्टिंग में बताई, हिंदू आइडियोलॉजी। तो जो आप देख रहे हो तो डूमो बता रहा है भी जो सोसाइटी है इंडियन सोसाइटी उसकी स्ट्रक्चर हायरार्किकल है, और हायरार्किकल हर एक एस्पेक्ट में है, जबकि जो वेस्टर्न सोसाइटी है वो क्या है, इक्वालिटी की बात करती है। तो जो कंसेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी, तो कास्ट सिस्टम जो मैंने आपको बताया भी कुछ कास्ट के काम को इन्होंने प्योर बताया गया है, उनके खाने पीने को भी, उनके कपड़ों को भी, और कुछ कास्ट सिस्टम को इम्प्योर बताया गया है। और जो कास्ट हायरार्की उसके 3 एलिमेंट्स है, डिवीजन ऑफ लेबर, कास्ट सिस्टम जैसे आपने देखा होगा 4 उसमें वर्नाज में बांटा गया है, लेबर बहुत बताया गया भी कौन काम कौन करेगा, डिवीजन ऑफ लेबर। जो प्योर हैं उन इम्प्योर्स पे ज़्यादा सुपीरियर हैं, जैसे मैंने बताया ब्राह्मण्स के सारे कामों को प्योर माना जाता है, कपड़ों को, पूजा पाठ, जो वहाँ पे रह रहे हैं, खाना पीना,
और जो लोअर कास्ट है उनके काम को, उनके कपड़ों को, रहने के स्थान को इम्प्योर माना जाता है। और जहाँ पे एक क्लियर सेपरेशन होती है प्योर की और इम्प्योर की। अगर आपने देखा होगा हिस्टोरिकली, जो ब्राह्मण्स थे वो सेंटर में रहते थे और जो दलित थे वो आउटर में रहते थे। और इनफैक्ट मतलब कास्ट सिस्टम इतना ज़्यादा रिजिड होता था, मतलब जो वहाँ पे अर्ली तक आप देखोगे 1920s में जब अभी तो अगर आप पुराने टाइम में देखोगे तो लोग ये कहते थे भी अगर दलित कोई निकलता था, सपोज करो जहाँ पे ब्राह्मण्स के किसी उसमें एरिया में से, तो उसको गले में डोल पहनना पड़ता था, बजाना पड़ता था कि मैं निकल रहा हूँ, ताकि उसकी परछाई भी किसी अपर कास्ट के आदमी पे ना पड़ जाए, आदमी या औरत कोई भी पर्सन है उसके ऊपर ना पड़ जाए। तो इतना ज़्यादा ये गलत सिस्टम था, इतना डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम था। और इसी को लुई डोमो बता रहा है, क्योंकि उनको वो इम्प्योर मानते थे। आपने देखा होगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब एक सत्याग्रह किया था, क्योंकि दलित्स को ना तो वो पब्लिक वेल्स यूज करने से कहते थे पानी गंदा हो जाएगा, ना ही मंदिरों में जाने देते थे। आज के टाइम पे तो अगर आप देखोगे साउथ में एक बहुत ही अच्छा स्टेप चला है जहाँ पे दलित प्रीस्ट को भी अपॉइंट कर रहे हैं। लेकिन लुई डोमो ने आप देखोगे 60-70s में बताया है, तो उन्होंने बताया भी कास्ट सिस्टम कितना डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम है। तो आइडियोलॉजिकल अंडरपिनिंग है कास्ट की, ये मैंने सारा नोट्स में डिटेल में बताया हुआ है। तो जब होमो हायरार्किकस बुक में इन्होंने बताया भी जो सोशल हायरार्की के लोअर लेवल पे थे, तो वो क्या करते थे, उसको तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपोज करते थे। और जो हायरार्किकल ऑर्डर के ऊपर वाले थे तो उसको वो, क्योंकि उससे बेनिफिट हो रहा है ब्राह्मण्स को, क्षत्रियस को, तो उसको वो सपोर्ट करते थे थ्रू द ट्रेडिशन और रिलीजियस सैंक्शन भी। अगर आप कास्ट सिस्टम को तोड़ोगे तो आप पे रिलीजियस सैंक्शन लग जाएंगे। तो ये परपेचुएशन ऑफ हायरार्की, तो डोमो ये भी बताता है भी जो सोशल हायरार्कीज थी, तो एलीट जो उससे बेनिफिट ले रहे थे वो कैसे उनको परपेचुएट करते रहते थे भी। उनको बताते थे भी ये तो भगवान ने करा है, ये तो भगवान का है भी, भगवान ने बनाया सिस्टम, आप कोई नहीं होते इसको तोड़ने वाले। अगर आप ऐसे करोगे तो आप अधर्म करोगे, जहाँ ये नैतिक नहीं है। तो ये कैसे, तो डोमो ने ये सब चीज़ें डिटेल में बताई। तो अगर आप देखोगे सोशियोलॉजिकल क्या इम्प्लीकेशन है, तो उन्होंने एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क दिया कास्ट सिस्टम को स्टडी करने के लिए। प्योर इम्प्योर का कंसेप्ट उन्होंने बताया भी, आप कुछ भी कह लो, रिचुअल हायरार्की, सेकुलर हायरार्की, मेन बात क्या है, प्योर इम्प्योर। ब्राह्मण्स आर सुप्रीम, क्योंकि आप देखोगे क्षत्रिय को आप बोलते सेकुलर हायरार्की में, रिचुअल सेकुलर हायरार्की में बहुत ऊपर आ गया, लेकिन एंड में तो वो गुरुदेव के आगे ही झुकता है। तो यही लुई डोमो बता रहा था। उसने एक कंपैरेटिवली सोशियोलॉजी को भी एक बढ़ावा दिया, एक बुक किया जिसमें वो इंडियन सोसाइटी को वेस्टर्न सोसाइटी से कंपेयर कर रहा था। और इसने स्टडी ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी किया भी, कैसे लोअर कास्ट इसको रजिस्ट कर रही थी। अगर आप देखोगे डोमो के अदर सोशियोलॉजिकल व्यू जब ये कर रहा है, तो आंद्रे बेते कह रहा है भी, आप देखोगे स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ कास्ट देखो, तो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट क्या है, पावर, क्लास, स्टेटस। तो ये इसने एक बेबर का फ्रेमवर्क लिया था आंद्रे बेते ने कास्ट सिस्टम के स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को स्टडी करने के लिए। लेकिन डोमो क्या कहता है, आइडियोलॉजिकल और रिचुअल एलिमेंट मोर इंपॉर्टेंट हैं। तो मैंने जैसे कि एग्जांपल दी भी, ब्राह्मण जो क्षत्रिय होते हैं वो स्टेटस, क्लास, पावर में भले ही बड़े हो जाएं, लेकिन एंड में वो अपने गुरुदेव के आगे झुकते हैं, ब्राह्मण के आगे झुकते हैं। तो ये लुई डोमो एक तरह का उसका काउंटर कर रहा था। तभी तो कह रहा है भी, कास्ट को अगर आप प्योरली इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मॉडल से स्टडी करोगे तो वो सफिशिएंट नहीं। कल्चरल इंपॉर्टेंस देखो, अगर आप देखोगे ब्राह्मण
अगर आपने आसपास भी देखा होगा, जो ब्राह्मण है भले ही वो गरीब हो, तो आपके आसपास बड़े बड़े बिजनेसमैन भी कई बार जब पूजा करते हैं, ब्राह्मण रोटी खिलाते हैं, तो उनके पैरी हाथ लगाते हैं। तो मतलब आप नहीं देख सकते भी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मॉडल सफिशिएंट है स्टडी करने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा होता, आप देखोगे बड़े बड़े बिजनेसमैन जो कि बिजनेसमैन जिनके पास इकोनॉमिकली पॉलिटिकली ज़्यादा सफिशिएंट है, लेकिन स्टिल वो ब्राह्मण्स के आगे झुकते हैं। मोस्ट देखा होगा आपने, अगर काफ़ी एग्जांपल्स में अभी रिसेंटली अगर जैसे मुकेश अंबानी के जहाँ शादी चल रही है, तो वहाँ पे भी देखोगे मतलब जो अंबानीज हैं, एशिया के रिचेस्ट लोग, तो वो भी ब्राह्मण्स के आगे ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। तो उसका रीज़न क्या है? तो यही डूमो कहना चाहता है भी आप सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मॉडल मत देखिए। और उन्होंने बताया भी जो आप ईगल्टेरियनिज्म की बात करते हैं, इंडियन जो कास्ट सिस्टम है वो क्या है? हायरार्किकल कलेक्टिविस्ट। एक उन्होंने जो कंसेप्ट बताया, एक आप और मैं आपको बता देता हूँ, सबस्टेंशलाइजेशन ऑफ कास्ट। जो मॉडर्न टाइम्स में कास्ट है, सबस्टेंशलाइजेशन ऑफ कास्ट है, जहाँ पे क्या है भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो कास्ट सिस्टम से आपको एक बेनिफिट मिलता है। अगर आप लोअर रंग्स में होते हो कास्ट सिस्टम के, लोअर हायरार्की में हो, तो रिजर्वेशन का बेनिफिट है। तो जिसके कारण क्या हो गया, कास्ट सिस्टम में एक कंपटीशन होने लगा। जैसे कि आप देखोगे जाट्स का प्रोटेस्ट, पटीदर्स का प्रोटेस्ट, तो वो क्या है, इन द मॉडर्न टाइम्स ऑफ सबस्टेंशलाइजेशन ऑफ कास्ट, ये एक कंसेप्ट है। तो इसमें डूमो ने अगर देखोगे एम.एन. श्रीनिवास का जो डुअल मॉडल था, रिचुअल हायरार्की सेकुलर हायरार्की, उसको रिजेक्ट किया। उसने कहा रिचुअल हायरार्की इज मोर इम्पोर्टेंट, वो हमेशा इम्पोर्टेंट रहेगी, जो कि मैंने अभी आपको अंबानीज और ब्राह्मण्स की एग्जांपल दी। और जो प्योरिटी एंड पोल्यूशन है, वो कहते क्या है, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कास्ट सिस्टम का। तो होमो इक्वलिस क्या है, मैंने बताया इक्वालिटी और इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं। तो ये एक कंपैरेटिव स्टडी थी उनकी। तो अगर आप देखोगे, अब डूमो की जो थ्योरी थी उसको बेरेमन ने 2001 में क्रिटिक किया। तो डूमो क्या कहता है, जैसे कि मैंने बताया भी इंडियन सोसाइटी क्या है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न वंस। इंडियन सोसाइटी में क्या कलेक्टिविज्म, कलेक्टिव एक कम्युनिटी की बात होती है, लेकिन जो वेस्टर्न सोसाइटी है इंडिविजुअल एस्पिरेशंस की बात होती है। जब कलेक्टिविज्म की बात होती है तो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है जो कि किस में रूटेड है, रिचुअल्स, प्योरिटी एंड पोल्यूशन डायनामिक्स। तो उन्होंने कहा भी जो बेरेमन कह रहा है, अब इसका क्रिटिसिज्म शुरू हो गया लुई डूमो की थ्योरी का। तो बेरेमन कह रहा है भी जो आपने क्लियर कट डिवीजन कर दी ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न सोसाइटी, भी इंडियन सोसाइटी ट्रेडिशनल है, वेस्टर्न सोसाइटी मॉडर्न है, भी आपको आप गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं होता। क्योंकि इसकी बेसिक एग्जांपल क्या है, अगर आप देखोगे जो पॉप है वो भी तो वहाँ पे एक सुप्रीम माना जाता है, इक्वलिटी की बात तो नहीं होती। वहाँ पे भी वेस्टर्न सोसाइटी में भी कलेक्टिविज्म की बात होती है। तो जो एक कहते हो वहाँ पे भी चर्च की अथॉरिटी है, लोग वहाँ पे जो क्रिश्चियन वो हैं, फादर्स हैं, उनकी अथॉरिटी को मानते हैं। तो ये एक डूमो का क्रिटिसिज्म दे रहे थे। डूमो क्या कहता है, द कास्ट क्या है, बेसिकली प्रोडक्ट क्या है, रिचुअल हायरार्की का है। जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिमेंशन है वो सेकेंडरी है। तो लेकिन डूमो जो बेरेमन है वो कहते भी जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और रिचुअल एस्पेक्ट ये आपस में इंटरवीन्ड है। अगर आप कह रहे हो सिर्फ रिचुअल जरूरी, ऐसा नहीं है, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल भी जरूरी है। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल की पावर डायनामिक्स आप देखोगे
जो अगर आप तीनों को समझोगे तभी आप कास्ट को हॉलिस्टिकली अंडरस्टैंड कर सकते हो। वो कह रहा है कास्ट एक यूनिक फिनोमिना है, तो इंडियन सोसाइटी में सिर्फ यूनिक है और इसीलिए इसको कास्ट यूनिक है तो आप और कल्चर्स में आपको मिलेगा नहीं और क्रॉस कल्चर आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर आप देखोगे तो उन्होंने बेरेमन ने कहा भी ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसी सेम चीज़ें आपको कास्ट सिस्टम के अगर सेम चीज़ें देखोगे तो आपको कास्ट सिस्टम जैसा सेम सिस्टम आपको इजिप्ट में भी मिलेगा, ईरान में भी मिलेगा अगर आप अगले टाइम में देखोगे। तो क्योंकि एक डिवीजन ऑफ लेबर का सिस्टम जो था कास्ट सिस्टम, तो बेरेमन कह रहा है भी ऐसा नहीं है भी सिर्फ इसी में है, इंडिया में ही है जो डिवीजन ऑफ लेबर का कास्ट सिस्टम, और में भी है अगर आप उसको डिटेल में स्टडी करोगे। डूमो की जो आर्गूमेंट थी वो सिलेक्टिव क्लासिकल संस्कृत, उसने कुछ ग्रंथ पढ़े होंगे, कुछ बुक्स पढ़ी होंगी, तो वो एक कॉम्प्रहेंसिव बुक नहीं दे रहे थे, रिव्यू नहीं दे रहे थे। तो बेरेमन वही कह रहा है भी आपने एक सिलेक्टेड एक बायस सिलेक्शन लिया भी जिसमें आप दिखाना चाहते थे भी आपकी थ्योरी है ब्राह्मण्स आर सुप्रीम, उसको आप बुक कर रहे थे, उसी को मतलब आपने एक प्रूव करने के लिए कुछ सिलेक्टिव टेक्स्ट लिए और उसके बेसिस पे आपने ये थ्योरी दे दी भी, जो कि आपने कॉम्प्रहेंसिव सभी रिलीजियस टेक्स्ट को नहीं पढ़ा। तो जो ऑलरेडी मैंने जो सब चीज पॉइंट्स आपको करा रखे हैं, तो अगर आप देखोगे तो जो इसके क्रिटिसिज्म है, तो डूमो के क्रिटिसिज्म को एक ये भी कहते हैं भी डूमो ने टेक्चुअल अप्रोच पे ज़्यादा ध्यान दिया, ना कि जो एक्चुअल में फील्ड में क्या हो रहा है। उसने बताया भी कास्ट सिस्टम क्या होना चाहिए वो उसने बता दिया, बट एक्चुअली कॉन्टेम्प्रेरी सिस्टम में कास्ट सिस्टम क्या है वो नहीं उसने बताया। आंद्रे वेते ने यही उसका क्रिटिसिज्म दिया था, इसने मोर प्रिस्क्रिप्टिव बताया देन डिस्क्रिप्टिव, भी जो प्रिस्क्राइब किया गया है बट जो एक्चुअल में है वो नहीं बताया। सेम चीज उन्होंने बताया भी जो ब्राह्मण से इन्होंने बताया भी सुप्रीम है, सुपीरियर है, ये जरूरी नहीं है। दीपांकर गुप्ता कहता जिन्होंने जाट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया को स्टडी किया, उन्होंने बताया भी जो जाट्स का था नॉर्थ इंडिया में, तो ब्राह्मण्स के लिए क्या परसेप्शन था भी जो वो बेले बैठते हैं, लालची हैं, जो कि एक डोमो की जो डिपिक्शन थी भी ब्राह्मण्स की हर कोई पूजा करता है उससे एक बहुत अलग थी। जो मैंने बेरेमन और अदर का बताया भी उन्होंने ये इन्फ्लुएंस, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, ये सबको इग्नोर किया। जैसे कि बेरेमन की स्टडी थी फुट हॉल्स ऑफ हिमालय में, उन्होंने बताया भी जो कंसेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन है वो यूनिवर्सली अप्लाइड नहीं है, ना कि एक्सेप्टेड है, जो कि डूमो का एक थ्योरी थी। हीरा सिंह ने एक वर्क था रिकास्टिंग कास्ट 2014, उन्होंने बताया भी डूमो की जो एक बताया भी कास्ट क्या स्टैटिक है, वही चलता आ रहा है, ब्राह्मण्स आर सुप्रीम अनचेंजिंग एंटिटी है। तो उन्होंने हिस्टोरिकल जो इसका फ्लूइडिटी थी, अडेप्टेबिलिटी थी, उसको नहीं, उसने इग्नोर कर दिया कास्ट सिस्टम कैसे चेंज हो रहा है। तो वही है भी ज़्यादा वो रिलीजियस टेक्स्ट पे रहा, जो सोशो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल डिमेंशन उसको उसने इग्नोर कर दिया। तो क्रिटिक्स क्या कहते हैं भी डूमो इज लाइक ए मॉडर्न मनु, भी जैसे मनु बता रहा था कास्ट सिस्टम ऐसे डूमो बता रहा है। तो उसका जो होमो हायरार्किकस है जो कि न्यू मनुस्मृति है भी जो आउटडेटेड हायरार्कीज को दोबारा फोकस कर रही हैं। तो डिफेंस क्या है डूमो का, तो मैंने जो स्टार्टिंग में बताया भी टी.एन. मदन कह रहा है भी डूमो ने एक डिबेट स्टडी एक स्टार्ट किया कंसेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन का, देख के उसी डिबेट को अपोज कर करके एक उन्होंने डिस्कशन खोली इस पे, जो कि जैसे आंद्रे वेते का जब हम देखेंगे तो एक डूमो का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कास्ट सिस्टम की स्टडी को। तो आई होप आपको क्लास जो टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बाकी फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं उसी कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू क्लास।